Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are going to discuss about Special Officer for Linguistic Minorities. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लैंग्वेज तो सिर्फ एक मीडियम है ना, किसी भी मीडियम में हम बात कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश समझ आती है तो हमारा एक कम्युनिकेशन हो सकता है। अभी हम हाल फिलहाल में हिंदी में बात कर रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही होती है लैंग्वेज? जी नहीं, लैंग्वेज हमारी एक आइडेंटिटी होती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। हम कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब हमारी कोई नेटिव लैंग्वेज में हमारे पास में बात कर रहा हो तो हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा होती है कि हम जाएं उससे और उससे बात करें, उससे एक कन्वर्सेशन करें। तो क्या ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं? लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी नेशन को बनाने के लिए। इटली का यूनिफिकेशन की बात कर लीजिए आप, उसके अलावा जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात कर लीजिए, और तो और ये भी देखिए आप, जिस तरीके से हिटलर ने अपना जर्मनी एक्सपांड किया उसके पीछे भी तो ये एक रीजन था। तो इसके लिए लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर लैंग्वेज को ड्यू रिस्पेक्ट ना दी जाए एक नेशन में तो सब नेशनलिज्म की फीलिंग आ सकती है। अब सब नेशनलिज्म क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर एक्स माइनॉरिटी है जो कि एक्स लैंग्वेज बोलती, तो अगर उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिला तो उसकी इच्छा करेगी कि वो अपना एक खुद का देश बनाए। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। श्रीलंका 1948 के अंदर श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ। श्रीलंका के अंदर हम बोले तो एक माइनॉरिटी है तमिल्स और जो मेजॉरिटी में है वो है सिंगल। तो जो सिंगल लैंग्वेज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज कर लिया गया और सिर्फ उसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इससे तमिल काफी नाखुश हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। ये प्रोटेस्ट बढ़ता 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 धीरे धीरे क्या बन गया? सिविल वॉर बन गया। उन्होंने डिमांड किया तमिल एलम, जो कि कहां था? नॉर्थ और ईस्ट जो है श्रीलंका के उस एरिया को वो अपना एक स्टेट बनाना चाहते थे। वो अलग से अपना एक तमिल एलम बनाना चाहते थे, तमिल स्टेट बनाना चाहते थे। तो ये तो आप चीज समझिए कि सिर्फ श्रीलंका की बात है जिसके अंदर हम सिंहल और तमिल्स की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटीज है, इंडिया के अंदर कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगर इंडिया के अंदर ड्यू रिस्पेक्ट ना दी जाए हर लैंग्वेज को तो हमारे लिए डील करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इंडियन नेशनलिज्म एक लैंग्वेज के ऊपर निर्भर नहीं करता। इंडियन नेशनलिज्म नेशनल मूवमेंट और बाकी जो हमारा एक कंपोजिट कल्चर है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लैंग्वेज को नजरअंदाज कर दें तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एलिनिएटेड फील करेगी और उसके अंदर सब नेशनल फीलिंग आ जाएगी। तो ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन और इंडिया की यूनिटी के खिलाफ चला जाएगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रॉपर सेफगार्ड दिए जाए। इसी के रिगार्डिंग स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का भी प्रोविजन दिया गया। आइए इसका डेवलपमेंट समझते हैं। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया गया था। तो कब आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? जब हमारे स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए इन 1956 बाय द 7th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इस प्रोविजन को ऐड किया गया। तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 350 बी एंड पार्ट 70। तो ये इसका डेवलपमेंट हुआ। अब हम बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा इन ऑफिसर की। तो इनको डिजिग्नेशन दी गई है कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। सिर्फ इतना ही दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद इनके टेन्योर क्या रहेंगे, सैलरी क्या रहेगी, क्या वर्किंग कंडीशंस रहेगी और इनका रिमूवल क्या रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया। तो इसका कौन निर्णय लेंगे? इसका निर्णय प्रेसिडेंट लेंगे, या फिर अथवा कोई लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा तो उसके अनुसार इसको डील किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कंपोजिशन क्या रहेगा। तो एक होंगे कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो कमिश्नर हेडक्वार्टर के अंदर है उन्हें असिस्ट करेंगे डेप्यूटी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर। उसके अलावा एक चीज समझिए कि एक इंसान कहां कहां पहुंच सकता है, बैरियर्स हैं उसके पास। ठीक है, ज्योग्राफी इतनी बड़ी है इंडिया की, तो इसके लिए रीजनल ऑफिसेस भी बनाएंगे और रीजनल ऑफिसेस को हेड कौन करते हैं? असिस्टेंट कमिश्नर। आइए इसकी हायरार्की समझते हैं सर। तो हायरार्की देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये मिनिस्ट्री है जो इस कमिश्नर को लीड करती। ठीक, इनके नीचे आते हैं प्रयागराज में हेडक्वार्टर, जो कि हमने देखा कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वो इस हेडक्वार्टर को हेड करते। फिर उसके नीचे 3 रीजनल ऑफिसेस बनाए गए हैं, एक बेलगाम के अंदर, एक चेन्नई के अंदर और एक कोलकाता के अंदर। और इन्हें लीड कौन करेगा? तो असिस्टेंट कमिश्नर इन्हें लीड करेंगे। अब आइए समझते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो इनके मेजर फंक्शन है, पहली चीज तो ये देखना कि जो सेफगार्ड्स दिए गए वो सेफगार्ड्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। अगर मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से बिलोंग करता हूं, एक स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मेरे लोग रह रहे हैं और वो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं या मेरा ग्रुप
या कोई और तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी उन तक अर्जी पहुंचा सकती है कि देखिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और इसके बारे में आप अपनी जांच करिए। तीसरा, ये एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को। किस तरीके से वो समझिए, ये रिपोर्ट बनाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स प्रेसिडेंट को देंगे और प्रेसिडेंट उसे कहां सबमिट करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर उस चीज के ऊपर डिस्कशन होगा कि दिए गए प्रोविजंस पे आपने क्यों कार्रवाई नहीं करी। तो ये रखेगा टोज पे, गवर्नमेंट को टोज पे रखेगा और गवर्नमेंट इस चीज का पूरा ध्यान रखेगी कि किसी भी तरीके से उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क ना लगे। अब इनके ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि क्यों ये बनाया गया। वैसे तो हमने स्टार्टिंग में पूरा डिटेल डिस्कशन किया था एग्जाम्पल लेके, बट फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके मेंस के आंसर में ये आता है तो आप इस तरीके से पॉइंट्स लिख सकते हैं और फिर अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, उन्हें सेफगार्ड देने के लिए, उन्हें बराबर जो है अधिकार देने के लिए। अवेयरनेस अमॉन्ग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपको कोई एग्जाम नहीं भी देनी है, अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट नहीं भी करनी है, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, आप अपने हक के बारे में जानेंगे, आप अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। तीसरी चीज, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। एक देश तभी डेवलप होता है जब देश के सभी तबके ऊपर की तरफ आते हैं, चाहे वो पिछड़ा दल हो, चाहे जो आगे है वो हो। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब हो गया सबको साथ में लेके चलना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में हम समझ ही चुके हैं श्रीलंका का एग्जांपल देख के। ऐसी कभी घटना हिंदुस्तान में ना हो, इस तरीके की प्रॉब्लम हम कभी भी फेस ना करें, इसलिए सारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को कंटेंटेड रखने की कोशिश करते हैं, खुश रखने की कोशिश करते हैं हम। एंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड्स, जो भी सेफगार्ड्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी और लॉ द्वारा, उन्हें प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये मीटिंग्स करते हैं, रिव्यूज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, क्वेश्चनर्स पब्लिश करते हैं और वो लोगों में बांटते हैं। उसका जो फीडबैक आता है उसके हिसाब से ये चीज देखते हैं कि क्या वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती। अब उन प्रॉब्लम्स को रिड्रेस कौन करेगा, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कौन करेगा, तो इस डिपार्टमेंट को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने का हक दिया गया है, अधिकार दिया गया है, पावर दी गई। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।